गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी का पहला चैप्टर है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्ट को पास किया। इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे से समझेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एशिया के पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटेन के क्राउन बनते हैं जेम्स प्रथम। उस समय भारत में क्या चल रहा था? 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर राजा थे। 1600 ईस्वी में अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। फिर गद्दी पे बैठते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर। 1608 ईस्वी में क्या होता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने क्राउन, ब्रिटेन के क्राउन जेम्स प्रथम के दूत बनकर जहांगीर के दरबार में जाते हैं। विलियम हॉकिंस भारत आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर के तौर पे और वह भारत के राजा जहांगीर के दरबार में जाते हैं और उनसे एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगते हैं। जहांगीर उनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देते हैं। उनको अनुमति देते हैं गुजरात में सूरत में। विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी की पहली फैक्ट्री की नींव सूरत में पड़ जाती है। उसके बाद 1632 से लेकर 1756 ईस्वी तक कंपनी भारत में विस्तार करती है। धीरे धीरे विस्तार कर लेती है कंपनी भारत के अंदर। 1757 आते आते अंग्रेज़ भारत के अंदर आक्रामक मूड में आ गए थे। आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब इनको सत्ता का प्रलोभन होने लग जाता है। देखते क्या है, अंग्रेज़ की भारत की जो शासन व्यवस्था है यह कमज़ोर है, इसलिए इनके दिमाग में सत्ता का लालच जाग जाता है और इस सत्ता के बारे में सोचते हैं। और 1757 ईस्वी को एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध होता है किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन और अंग्रेज़ों के बीच। इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज़ युद्ध जीत जाते हैं। अंग्रेज़ों के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। बंगाल के नवाब युद्ध हार जाते हैं। हार इसलिए जाते हैं कि उनके जो सगे संबंधी थे उनसे खुद विश्वासघात किए थे। उसके बाद क्या होता है कि जब बंगाल पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, पहली बार
सत्ता में अंग्रेज़ों का पहला कदम अगर कहा जाए तो प्लासी का युद्ध है। इस युद्ध से अंग्रेज बंगाल पे अपना पहला कदम रखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बंगाल पे नवाब अंग्रेज़ अपने हिसाब से बैठाते हैं, और नवाब उसी को बैठाते हैं जो अंग्रेज़ों के हिसाब से कार्य करेगा। अंग्रेज़ अपने हिसाब से बंगाल पे पहला नवाब बैठाते हैं मीर जाफ़र को। कुछ सालों तक मीर जाफ़र नवाब रहता है, फिर अंग्रेज़ों से अनबन हो जाती है, इसको हटा देते हैं अंग्रेज़, फिर बैठाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम बहुत ही चालाक नवाब था, बहुत तेज़ नवाब था। यह अंग्रेज़ों को बोलता है कि मुझे नवाब बना दो, आप जैसे चाहोगे वैसे कार्य होंगे। लेकिन मीर कासिम वैसा करता ही नहीं है, वह अपनी मर्ज़ी से कार्य करता है, वह अंग्रेज़ों को रास नहीं आता है। अंग्रेज़ क्या करते हैं, मीर कासिम को भी हटा देते हैं और दोबारा फिर मीर जाफ़र को बैठा देते हैं। अब मीर कासिम करता क्या है, मीर कासिम अंग्रेज़ों से नाराज़ हो जाता है। मीर कासिम करता क्या है, ये जाता है उत्तर मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय के पास, यहाँ पे पहले से ही मौजूद थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम आता है शाह आलम के पास, वहाँ पे पहले से मौजूद थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर एक रणनीति बनाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का। यह तीनों मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं युद्ध का। 22 अक्टूबर 1764 यह दिन था। एक लड़ाई लड़ी जाती है, बक्सर का युद्ध, बक्सर के मैदान में। एक तरफ तो यह तीनों थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इस लड़ाई में क्या होता है कि अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं, तीनों हार जाते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करते हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करते हैं। जब यह तीनों हार जाते हैं तो क्या होता है कि एक संधि होती है जिसको हम इलाहाबाद के संधि के नाम से जानते हैं। 1765, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 2 दिन होती है। 12 अगस्त 1765 एक संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल, उड़ीसा, बिहार तीनों क्षेत्र मिल जाते हैं। संधि होती है उत्तर मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच, और उस संधि में क्या होता है, बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार तीनों क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आ जाते हैं। अब इसके ऊपर जो नवाब बैठेगा अंग्रेज़ों के हिसाब से बैठेगा। अंग्रेज़ क्या करते हैं, ऐसे नवाब को बैठाते हैं जो अंग्रेज़ों की बात सुने। अब नवाब मात्र नाम मात्र का नवाब रह गया था। अंग्रेज़ों की कठपुतली की तरह वहाँ पे नवाब कार्य करता था। अब यहाँ से शुरू करते हैं अंग्रेज़ अपार धन लूटना, क्योंकि अब नवाब तो उनको नाम मात्र बनाते हैं, लेकिन राजस्व के जितने भी पैसे के स्रोत थे अंग्रेज़ अपने पास रखते हैं। नवाब को तो छोटे मोटे कार्य करने के लिए देते हैं। यहाँ से अंग्रेज़ क्या करते हैं कि अकूत धन लूटना शुरू करते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को भेजना शुरू कर देते हैं। उसमें कंपनी के कर्मचारी को अधिकार था कि अपना निजी व्यापार भी कर सकते हैं। निजी व्यापार के आड़ में
कंपनी के कर्मचारी अपने लिए भी ढेर सारा धन इकट्ठा करते हैं और वह धन लेके जब ब्रिटेन में जाते हैं तो वहाँ अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है, उनको बुरी नज़र से लोग देखने लगते हैं। भारत में भी अराजकता का माहौल बढ़ता है और ब्रिटेन में भी बढ़ता है। यह बात जब ब्रिटेन के संसदीय दल को पता चलती है तो वह अपने क्राउन को बताते हैं। क्राउन कंपनी को ठीक रूप से चलाने के लिए, मतलब कंपनी भारत में काफ़ी दिनों तक व्यापार कर सके, सत्ता में भी धीरे धीरे काबिज हो रही है, सत्ता में बने रहने के लिए वहाँ का संसदीय दल क्या करता है, कंपनी के लिए कुछ रूल, कुछ नियम बनाते हैं और कंपनी को बेचते हैं। वही है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं कंपनी के लिए। इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं आओ हम देखते हैं। कुछ बदलाव ब्रिटेन में होते हैं, कुछ बदलाव भारत में होते हैं। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ। पहली बार कंपनी पर संसदीय प्रणाली आरंभ होती है, यानी कि अब कंपनी स्वतंत्र नहीं है। अब ब्रिटेन के संसद कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण शुरू कर देती है। कैसे करती है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करते हैं। इसमें मेंबर होते हैं 24। ये 24 अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। और जो अध्यक्ष होता है वह क्या करता है, कंपनी के जो कार्य करने के तरीके थे उनकी पूरी रिपोर्ट अपने पास मंगाते हैं और वह संसदीय दल को भेज देते हैं। यानी कि अध्यक्ष अपने मेंबरों के साथ मिल के कंपनी के जो कार्य करने का तरीका है उनको अपने पास मंगाते थे और वह संसदीय दल को देते थे। बंगाल के गवर्नर वारिंग हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले क्या था भारत में, गवर्नर का पद था, 3 प्रेसिडेंसी थी। उस समय क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। उसमें बंगाल के गवर्नर थे वारिंग हेस्टिंग। अब इनको क्या करते हैं, गवर्नर पद को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहली बार क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कौन थे? वारिंग हेस्टिंग थे। और जो 3 प्रेसिडेंसी थी इसमें क्या होता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के तो वारिंग हेस्टिंग हो जाते हैं और बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि जो बम्बई यहाँ पे थी, मद्रास प्रेसिडेंसी यहाँ थी और बंगाल यहाँ थी। अब ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कार्य करेगी। यानी अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो आदेश पास करेंगे वह प्रेसिडेंसियों को मानना होगा। यहाँ पे पहली बार हमारे को केंद्रीकरण का सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि एक जगह से आदेश पास होंगे। यही चीज़ है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को केंद्र बनाया जाता है। अब गवर्नर जनरल किस हिसाब से कार्य करेगा, उसके लिए क्या होता है, गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गठन होता है। गवर्नर जनरल किस ढंग से कार्य करेगा उसके लिए एक परिषद का गठन होता है। उस परिषद के गठन में मेंबर होते हैं 4। इनकी सलाह से गवर्नर जनरल कोई कार्य करेंगे। सलाह से ही नहीं, इनका बहुमत मत
मतलब कि निर्णय, अगर जो भी निर्णय लेंगे गवर्नर जनरल, इनकी भागीदारी होगी। यहाँ पे बहुमत के आधार पे फैसला देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई कार्य 3 सदस्य मना कर देंगे और एक सदस्य बोलता है कि वह आदेश जारी करना है, वह कार्य होगा, अगर इसको गवर्नर जनरल चाहेगा कि इसको एक मत दे के मैं कार्य करवा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ हमारे को कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर देखने को मिलता है पहली बार। मतलब गवर्नर जनरल भी स्वतंत्र नहीं है कि वह जो चाहे वही निर्णय दे दे, नहीं, वो बहुमत के आधार पे ही निर्णय कोई लेंगे। हाँ, अगर 2-2 से मत बराबर है तो जिस तरफ गवर्नर जनरल अपना मत देगा वह मान्य होगा। मतलब निर्णायक मत गवर्नर जनरल को अधिकार था देने का। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल दे सकता है। हमारे संविधान में आज देखने को मिलता है, अनुच्छेद 100 की अगर बात की जाए तो इसमें लोकसभा किसी विधेयक पे मत का प्रावधान होता है। अगर लोकसभा में किसी विधेयक पे बहुमत सामान्य हो जाता है, समान हो जाता है, बराबर का हो जाता है, तो निर्णायक बहुमत लोकसभा स्पीकर को देने का अधिकार है। वही चीज़ है यहाँ पे। सही मायने में देखा जाए तो कुछ हमारे को यहाँ पे संविधान का आंशिक रूप यहाँ पे हमारे को दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ फैसला बहुमत के आधार पे लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता, पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत में न्यायपालिका की शुरुआत होती है। पहली बार कहाँ पे? कलकत्ता में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, लेकिन उस समय पहली बार 1774 में कलकत्ता में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। निजी व्यापार की समाप्ति। ईस्ट इंडिया कर्मचारियों का क्या था कि उनको निजी व्यापार करने की अनुमति थी। उसके आड़ में अपार धन लूटते थे और अराजकता फैलाते थे। अब उसको बंद कर दिया गया। अब कंपनी के कर्मचारी ना तो किसी से उपहार के रूप में भेंट लेंगे, ना तो रिश्वत लेंगे, ना तो निजी व्यापार करेंगे। फिर इनके पास धन कहाँ से आएगा? इनको कोई बहाना नहीं रहेगा धन इकट्ठा करने का। तो अराजकता के माहौल को ख़त्म करने के लिए इसमें यह बदलाव देखने को मिलता है। अब कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, 11 साल बाद। एक्ट तो और भी हैं, लेकिन कहने का मतलब कि हम सिर्फ मुख्य एक्ट पढ़ेंगे जहाँ से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ाया गया। यहाँ क्या देखने को हमारे को मिला? संसदीय नियंत्रण प्रणाली आरंभ होती है। यहाँ पे क्या है? संसदीय नियंत्रण और बढ़ाया गया, यानी कि कंपनी के ऊपर संसदीय और पकड़ मजबूत करती है, मतलब और सही ढंग से संसदीय दल कंपनी के ऊपर कार्य करती है। एक्चुअली में जो ये एक्ट है इसी के देखते हुए आया था। इसमें जो खामियां थी उसको इसमें सुधारा गया था। तो संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। ये क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। मेंबर कितने होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। इसका जो हेड होता है ब्रिटेन के संसदीय दल
के मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है और 5 मेंबर होते हैं। यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन था, इसमें 24 मेंबर थे। अब इसमें क्या है कि मंत्री खुद हेड बन जाता है, मंत्रिमंडल का एक मंत्री खुद हेड बन जाता है। अब ये करता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी कार्य करने की शैली थी उसको पूरा रिपोर्ट अपने पास मंगाता है और अपने क्राउन को देता है। यह कंपनी से भारत के नागरिकों के बारे में, सैन्य सरकार के बारे में, राजस्व गतिविधियों के बारे में और प्रशासनिक कार्य और राजनैतिक कार्यों के बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट, किस ढंग से कंपनी कार्य कर रही है उसकी पूरी रिपोर्टें अपने पास मंगाता है और अपने क्राउन को देता है। सही मायने में अब ब्रिटेन की जो संसदीय दल था कंपनी के ऊपर धीरे धीरे अपनी पकड़ बहुत ही मजबूती से बनाना शुरू कर दी थी। अगर देखा जाए तो कंपनी की स्वतंत्रता आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिया गया। यहाँ पे हमने देखा बहुमत के हिसाब से फैसला होता है। कैसे गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार दे देते हैं। यहाँ 4 मेंबर होते हैं, यहाँ 3 मेंबर कर देते हैं। 3 मेंबर इसलिए करते हैं कि गवर्नर जनरल को फैसला लेने में आसानी हो। कैसे? अगर 2 रेख का बहुमत होता है, यानी 2 सदस्य किसी निर्णय को मना करते हैं और एक सदस्य बोलता है कि नहीं निर्णय लेना चाहिए। अगर गवर्नर जनरल एक बहुमत वाले को अपना मत देगा, अगर उसकी मर्जी है गवर्नर जनरल की, तो वह निर्णय मान्य होगा। यानी कि अब गवर्नर जनरल किसी एक सदस्य को अपने तरफ मिला लेगा तो आदेश जारी कर देगा। अब गवर्नर जनरल को कोई निर्णय लेने में आसानी हो गई और वह आसानी से निर्णय ले सकता है। तो वही चीज़ है कि गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिया गया, उसको निर्णय लेने में सहूलियत हो गई। मैं मुख्य टॉपिक को ही लिखा हूँ जो क्वेश्चन में हमारे को अक्सर देखने को मिलते हैं। मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से नोट बना लो, जैसे मतलब आपको अच्छा लगे, आप समझ सको, उसको पढ़ सको। मेरी कोशिश रहेगी कि सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से मतलब नहीं है, आप उतना पढ़ो जितना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो कमेंट करें, थोड़ा हौसला अफजाई करें, अच्छा लगेगा। और बेहतर ढंग कुछ करने के लिए सोचेंगे तो और बेहतर कर सकते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। फिर मिलेंगे। गुड बाय।